वेलकम एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। तो आज की वीडियो में हम करेंगे लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस के PYQs जो दिसंबर 2025 एग्जाम में आए थे। तो यहाँ पर 10 क्वेश्चन हमारे दिसंबर 2025 एग्जाम में आए थे और 10 में से 5 क्वेश्चन तो कंप्रीहेंसिव दे रखा था एक लीगल एस्पेक्ट का, उसमें से थे, वो भी हम करेंगे। तो बिना कोई टाइम वेस्ट करे हुए अपने क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, अरेंज द फॉलोइंग्स ऑन द बेसिस ऑफ सेक्शंस ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 इन असेंडिंग ऑर्डर। ये कह रहा है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का क्वेश्चन है, ये कह रहा है कुछ सेक्शंस दिए गए हैं, हमें बताने हैं उनको असेंडिंग ऑर्डर में कैसे लगा सकते हैं, उनको एक सीक्वेंस में इनको लगाना है। तो यानी कि हमें सेक्शन याद करने होंगे। तो ये बात आप सभी ध्यान रखिए कि UGC नेट के एग्जाम में सेक्शंस बहुत बार पूछा जाता है। जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनके सेक्शंस आप थोड़े से याद करके जरूर रखिएगा। तो सबसे पहले हम करते हैं एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज। एग्रीमेंट ऑफ रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज का यहाँ पर सेक्शन आता है सेक्शन 26। एग्रीमेंट मेड विदाउट कंसिडरेशन, इसका सेक्शन आता है सेक्शन 25। एग्रीमेंट विद अनलॉफुल ऑब्जेक्ट्स और कंसिडरेशन, सेक्शन 23। एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, सेक्शन 27। एग्रीमेंट बाय वे ऑफ वेजर, सेक्शन 30। ये सभी सेक्शंस आपको थोड़े से याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। तो इनको असेंडिंग ऑर्डर में लगा देते हैं फटाफट। सबसे पहले आता है 23 यानी कि सेक्शन C, उसके बाद आता है सेक्शन B, फिर आता है A, फिर D और फिर E, CBADE। तो हमारा आंसर बनता है 1, CBADE। तो आप सभी को थोड़े से सेक्शंस आपको याद करने पड़ेंगे और खासकर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में से तो लगभग हर बार आते हैं सेक्शंस। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। What are the GST rates applicable after 22 September 2025? तो यहाँ पर देखिए क्या है कि 22 सितंबर 2025 के बाद कौन कौन से रेट्स एप्लीकेबल किए गए थे। तो देखो हम देख लेते हैं। हम सभी जानते हैं कि GST के क्या क्या रेट्स हैं। देखो, जब इससे पहले GST के जो रेट्स एप्लीकेबल थे वो थे हमारे 5, 12, 18 और 28%, लेकिन फिर गवर्नमेंट ने इनको चेंज कर दिया था और अभी जो हमारे जो रेट्स एप्लीकेबल हैं वो है, A दिया हुआ है 5%, बिल्कुल सही है। उसके बाद B दिया हुआ है 12% जो कि अब नहीं है, ठीक है। C दिया है 18%, बिल्कुल सही है। उसके बाद D 28% भी हटा दिया गया है और E है 40%। तो अभी जो रेट्स एप्लीकेबल है 22 सितंबर 2025 के बाद वो है 5%, वो है हमारे 18% और वो है हमारे 40%। तो ये हमारा लाया करता है आंसर नंबर 3 में, A, C and E। तो इसका आंसर हुआ A, C and E, ठीक है। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग एक्ट्स इन असेंडिंग ऑर्डर एज पर देयर ईयर ऑफ इनेक्टमेंट। जो भी एक्ट्स हैं हमारे सिलेबस में, लीगल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस के सिलेबस में, उनको ईयर वाइज हमें लगाना है कब कौन सा एक्ट आया था। तो ये वैसे सभी को याद होता ही है, बहुत टिपिकल क्वेश्चन नहीं है। RTI एक्ट हम सभी जानते हैं सन 2005 में आया था। कॉम्पिटिशन एक्ट हम सभी जानते हैं 2002 में आया था। इससे पहले MRTP एक्ट एप्लीकेबल था, उसको चेंज करके कॉम्पिटिशन एक्ट आया था, आपको ये भी याद रखना है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट सन 2000 में आया था। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट बहुत पुराना एक्ट है, 1881 में आया था। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में आया था। अब हम इनको एक सीक्वेंस में लगाते हैं। तो पहले आएगा E, फिर आएगा D, फिर आएगा C, फिर B, फिर A। तो ये सीक्वेंस चेक कर लेते हैं, E, D, C, B, A। आंसर नंबर 1 इसका बनता है आंसर नंबर 1। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। दो लिस्ट हमको दी गई है और ये लिस्ट हमें मैच करनी है, ठीक है। सबसे पहले डॉक्ट्रिन ऑफ कैविएट एम्प्टर, लेट द बायर बीवेयर। हम सभी को पता है कि ये किस में आता है। तो ये आता है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर, ठीक है। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर ये आएगा। बेलमेंट एंड प्लेज, ये हमारा स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट में आता है। होल्डर इन ड्यू कोर्स, ये हम सभी को पता है हमारा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में आता है। और DPIN, ये हमारा LLP में आता है। DPIN आप सभी को पता होना चाहिए। DPIN होता है, इसकी फुल फॉर्म डेजिग्नेटेड
पार्टनर आइडेंटिफिकेशन नंबर, डेजिग्नेटेड पार्टनर आइडेंटिफिकेशन नंबर, डी पिन एलएलपी में यूज होता है, हम सभी को पता है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, ए हमारा मैच करता है 3 के साथ, बी हमारा मैच करता है 1 के साथ, सी हमारा 4 के साथ और डी 2 के साथ। हमारा आंसर बनता है आंसर नंबर 4। बहुत ही सिंपल सा मैच दी फॉलोइंग का क्वेश्चन था। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। इसमें असर्शन और रीज़न 2 स्टेटमेंट दी गई है, तो उनको हमें अच्छे से पढ़ के इसका आंसर करना है। तो हमारे पास है ए जेंटलमैन डाइड लीविंग ए यंग विडो, द रिलेटिव्स ऑफ द डिसीज्ड थ्रेटन्ड द विडो टू अडॉप्ट अ बॉय, अदरवाइज दे वुड नॉट अलाउ हर टू रिमूव द डेड बॉडी ऑफ हर हस्बैंड फॉर क्रीमेशन। द विडो अडॉप्टेड द बॉय। कह रहा है कि एक जेंटलमैन की डेथ हो गई है अनफॉर्चुनेटली, और उसकी जो विडो है, जो उसकी विधवा पत्नी है, वो रह गई है और वो हस्बैंड एक्सपायर हो गया है। तो कह रहा है कि जो रिश्तेदार हैं हस्बैंड के, वो उस विधवा महिला को डरा रहे हैं, ठीक है, उसको थ्रेटन कर रहे हैं, डरा रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई तेरे को एक लड़का अडॉप्ट करना पड़ेगा, ठीक है, अदरवाइज हस्बैंड का क्रीमेशन नहीं होने देंगे। क्रीमेशन मतलब अंतिम संस्कार नहीं होने देंगे। तो जो विडो है वो बॉय को अडॉप्ट कर लेती है, ठीक है। तो असर्शन हमारे हिसाब से बिल्कुल ठीक है। उसके बाद है द विडो सब्सिक्वेंटली कैंसल्ड द अडॉप्शन, द कोर्ट हेल्ड हर कंसेंट वाज नॉट फ्री ड्यू टू कोर्शियन। रीजन में लिखता है कि विडो ने बाद में ये अडॉप्शन कैंसिल कर दिया। मतलब जब उसके हस्बैंड का अंतिम संस्कार नहीं करने दिया जा रहा था, तो उसने हाँ भर ली थी कि हाँ मैं इस लड़के को अडॉप्ट कर लूंगी, ठीक है। अंतिम संस्कार हो गया, सब हो गया, बाद में विडो ने मना कर दिया, ठीक है। तो कोर्ट ने कहा कि हर कंसेंट वाज नॉट फ्री ड्यू टू कोर्शियन। ये फ्री कंसेंट का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में से ही आया है, ठीक है। और इसका जो रीज़न है ये भी बिल्कुल सही है। हम सभी ने ये पढ़ा है कि जब भी कहीं पर कोर्शियन अप्लाई होता है वहाँ पर फ्री कंसेंट नहीं माना जाता। मतलब आपसे अगर कोई कुछ करवा रहा है, चाहे कोई एग्रीमेंट पे साइन ही करा रहा है, कुछ भी आपसे करा रहा है, तो आपकी फ्री विल, फ्री कंसेंट होनी चाहिए, अदरवाइज वो एग्रीमेंट वैलिड कभी भी नहीं हो सकता, ठीक है। कोई हमसे जबरदस्ती कुछ भी नहीं करवा सकता, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, विडो को धमका दिया, थ्रेटन कर दिया, तो दिस इज अ केस ऑफ कोर्शियन। कोर्शियन का ये केस है। तो जब कोर्शियन एप्लीकेबल होता है तब ये माना जाता है कि फ्री कंसेंट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर विडो ने उस टाइम तो उनकी बात मान ली और बाद में उसको रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर बनता है बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो फर्स्ट इसका आंसर है, ठीक है। तो ये 5 क्वेश्चन हमारे हो गए हैं। अभी हमारे पास है कंप्रीहेंशन का क्वेश्चन। एक कंप्रीहेंशन मतलब एक पैराग्राफ हमको दिया गया है, वो हमको पढ़ना है और उस पैराग्राफ में से 5 क्वेश्चन है, उनके आंसर हमको करने हैं। पैराग्राफ की सबसे अच्छी बात ये होती है कि अधिकतर इंफॉर्मेशन हमें पैराग्राफ में मिल ही जाती है, ठीक है। तो एक बार पैराग्राफ को हम अच्छे से पढ़ लेते हैं। एन एप्लीकेशन वॉज सेंट टू रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज टू ऑब्टेन द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ 30 जून 2024। ये डेट्स हमको याद रखनी है। ये कह रहा है कि रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी में आरओसी में एक एप्लीकेशन गई सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के लिए, मतलब किसी ने कोई नई कंपनी बनाई होगी, उसके लिए कोई एप्लीकेशन दी गई है। और ये सर्टिफिकेट कब मिलेगा? 30 जून 2024 को। वन ऑफ द प्रमोटर्स, राज नाम का एक कंपनी का प्रमोटर है, मेड द अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स ऑफ द कंपनी ऑन 28 जून 2024। उसने कंपनी के कुछ शेयर अलॉट कर दिए 28 जून 2024 को, यानी कि सर्टिफिकेट आने से पहले। ही ऑल्सो मेड कॉन्ट्रैक्ट टू बाय ए सर्टेन मशीनरी फ्रॉम पूजा बाय रिप्रेजेंटिंग हिमसेल्फ एज एन एजेंट ऑफ द कंपनी ऑन 20 जून 2024। उसने 20 जून को पूजा से, पूजा नाम की किसी महिला से उसने एक मशीनरी बाय करने का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, ठीक है, और अपने आप को कंपनी का एजेंट बताया। एजेंट की कैपेसिटी में उसने पूजा से एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि मैं आपसे मशीनरी परचेज करूंगा। राज ऑल्सो साइंड द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी ऑन बिहाफ ऑफ ऑल 7 मेंबर्स टू ऑब्टेन द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। राज ने एमओए भी साइन कर लिया। इन स्पाइट ऑफ ऑल दीज
द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन वॉज इशूड इन रिस्पेक्ट ऑफ एबीसी कंपनी, इस कंपनी का नाम है एबीसी कंपनी, ठीक है। इन्होंने सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन रिसीव कर लिया बट रॉन्गली डेटेड 25 जून 2024, मतलब गलती से ये 25 जून का इनका इनकॉर्पोरेशन हो गया, जबकि 30 जून को होना चाहिए था। आफ्टर सम टाइम्स it also found that 2 of the members out of 7 members named in MOA were minors, उनके जो 7 members थे उसमें से 2 माइनर निकले बाद में, ठीक है। He also entered into a contract after the incorporation of company to buy a building from प्रकाश। अब जब उसका इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट आ ही गया तो उसने प्रकाश नाम के एक आदमी से एक बिल्डिंग और खरीद ली, 1 करोड़ रुपए की, 1 करोड़ रुपए की बिल्डिंग खरीद ली, बट बिफोर ऑब्टेनिंग द सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, ठीक है। मतलब बिजनेस कमेंसमेंट अभी स्टार्ट नहीं हुआ था, पहले उसने परचेज कर ली। कोई नहीं, इसको हम और डिटेल में देख लेंगे क्वेश्चन के हिसाब से। तो सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन है, द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ एबीसी इज, कि सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन जो एबीसी का है वो क्या है, कि भाई वो वॉइड है, वैलिड है, क्या है, ठीक है। भाई हम आप सभी जानते हैं एक बात को कि अगर आरओसी से हमारे पास इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट आ जाता है और चाहे अगर उसमें कोई गलती भी है तब भी वो वैलिड माना जाता है। तो जो भी हो, लेकिन 25 जून 2024 को सर्टिफिकेट इनके पास आ चुका है, ठीक है। तो ये एक वैलिड है, वैलिड सर्टिफिकेट है। तो थर्ड इसका आंसर बनता है वैलिड इवन इफ इररेगुलर कैन नॉट बी कैंसिल्ड, ठीक है। तो जो हमारा सर्टिफिकेट है वो वैलिड माना जाएगा, चाहे वो इरेगुलर है और ये कैंसिल नहीं किया जा सकता, ठीक है। इसके अगला पॉइंट भी देख लेते हैं जिसमें वैलिड लिखा हुआ है। इसमें लिखा है वैलिड बट फ्रॉम 30 जून, ये लाइन बिल्कुल गलत है। जब 25 जून को इशू हो गया सर्टिफिकेट तो 25 जून से ही वैलिड माना जाएगा, 30 जून से नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो अब इस कंप्रीहेंशन का अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो बार बार पैराग्राफ पढ़ने की जरूरत नहीं है, सीधा अगला क्वेश्चन मैं करता हूं। विच ऑफ द फॉलोइंग्स इज करेक्ट, इनमें से कौन सी लाइन करेक्ट है हमको बतानी है। पूजा कैन क्लेम पेमेंट ऑफ मशीनरी फ्रॉम द कंपनी एज राज एक्टेड ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी, कि पूजा क्लेम कर सकती है मशीनरी की पेमेंट। आपको याद होगा पूजा कौन है, जिससे कॉन्ट्रैक्ट किया था राज ने कि वो एक मशीनरी परचेज करेगा, ठीक है, एक मशीनरी परचेज करने का कॉन्ट्रैक्ट करेगा और वो पूजा लायबल है उससे मशीनरी के पैसे लेने के लिए। तो जो एक कॉन्ट्रैक्ट किया गया है ये 20 जून को किया गया है, ठीक है। तो 20 जून को जब ये किया गया है तो राज यहां पे एज एन एजेंट यहां पर डील कर रहा है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। अगली स्टेटमेंट पढ़ते हैं। पूजा कैन क्लेम द पेमेंट फ्रॉम राज who will be personally liable as she is considering that it is a provisional contract, कि पूजा राज से पेमेंट क्लेम कर सकती है जो कि पर्सनली लाइबल है बिकॉज पूजा सोच रही है कि एक प्रोविजनल कॉन्ट्रैक्ट है। देखो गाइज, हम सभी जानते हैं कि प्रोविजनल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। एक कॉन्ट्रैक्ट तभी प्रोविजनल होता है जब वो होता है आफ्टर इनकॉर्पोरेशन, ठीक है, बट बिफोर इशू ऑफ सर्टिफिकेट, ठीक है। कॉरपोरेशन के बाद और सर्टिफिकेट से पहले, ठीक है। उस पीरियड में जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, उस बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उनको प्रोविजनल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। तो यहां पर पूजा के साथ डील कब की गई है, 20 जून को की गई है। ये तो मतलब कॉरपोरेशन से भी, इनकॉर्पोरेशन से भी पहले की गई है, तो ये यहां पर काउंट नहीं होगा, ठीक है। तो ये बेनिफिट इससे क्लेम नहीं कर सकती। थर्ड स्टेटमेंट है राज विल बी पर्सनली लाइबल एज फॉर ऑल द प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट, प्रोमोटर्स आर पर्सनली लाइबल। ये बिल्कुल सही लाइन है, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट दी गई है कि राज पर्सनली लाइबल रहेगा सभी प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए, क्योंकि राज कंपनी का प्रमोटर है, शुरू में बताया गया था। और प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट में हमेशा प्रमोटर ही लाइबल होता है, ठीक है। फोर्थ स्टेटमेंट भी देख लेते हैं। राज विल नॉट बी लाइबल एज द मशीनरी वॉज यूज्ड बाय द कंपनी नॉट बाय राज फॉर हिज पर्सनल बेनिफिट, ठीक है, कि राज को लाइबल नहीं किया जाएगा क्योंकि मशीनरी कंपनी ने यूज करी है, ठीक है। राज ने पर्सनल यूज के लिए उसको नहीं रखा मशीनरी को, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। तो हमारी सही स्टेटमेंट है
कि सभी प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए प्रमोटर्स लाइबल होते हैं और राज उस चीज के लिए लाइबल रहेगा एज ए प्रमोटर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 8th क्वेश्चन क्या कहता है? द अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स वाज चैलेंज्ड एज इट वाज डन बिफोर सेंडिंग द एप्लीकेशंस टू द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, चूज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये कह रहा है अलॉटमेंट ऑफ शेयर, जो देखो राज ने शेयर अलॉट किए थे 28 जून को शेयर अलॉट किए थे। ठीक है, तो ये चैलेंज हो गया एज इट वाज डन बिफोर सेंडिंग द एप्लीकेशन टू रजिस्ट्रार, कि रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को एप्लीकेशन दी भी नहीं गई है और शेयर अलॉट कर दी है 28 जून को, और सर्टिफिकेट कब आना था हमारा 30 जून को। ठीक है, लेकिन यह बात हमें याद रखने की है कि सर्टिफिकेट चाहे गलती से आया, लेकिन 25 जून को सर्टिफिकेट आ गया। अब जब सर्टिफिकेट आ गया तो कंपनी इनकॉर्पोरेटेड मानी जाएगी। ठीक है, तो यहां पर जो शेयर का अलॉटमेंट किया गया था 28 जून को, यह बिल्कुल वैलिड माना जाएगा। ठीक है, तो सारे ऑप्शन देख लेते हैं एक बार। अलॉटमेंट ऑफ शेयर इज वॉइड, ये बिल्कुल गलत है। अलॉटमेंट ऑफ शेयर इज वैलिड एज इट इज मेड आफ्टर ऑब्टेनिंग द सर्टिफिकेट, बिल्कुल सही लिखा है, क्योंकि वैलिड इसलिए माना गया है क्योंकि सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आ चुका है, चाहे गलती से आया, 25 तारीख को आ गया। ठीक है, और बाकी सभी स्टेटमेंट में वॉइड लिखा है, इसलिए सभी स्टेटमेंट गलत है। तो सेकंड हमारा राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है द कॉन्ट्रैक्ट टू बाय अ बिल्डिंग फ्रॉम प्रकाश फॉर 1 करोड़ विल बी कॉल्ड। द कॉन्ट्रैक्ट टू बाय बिल्डिंग फ्रॉम प्रकाश, प्रकाश से जो 1 करोड़ की बिल्डिंग यहां पे ली गई थी, ठीक है, ये कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है? तो देखो ये कौन सा कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया है कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो आफ्टर द इनकॉर्पोरेशन होते हैं, आफ्टर द इनकॉर्पोरेशन बट बिफोर ऑब्टेनिंग द सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, वो हमारे कहलाते हैं प्रोविजनल कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है, कंपनी के इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट अभी आया नहीं है, ठीक है, और इनकॉर्पोरेशन हो चुका है लेकिन उसका सर्टिफिकेट नहीं आया, तो बीच का कुछ एक दिन का गैप होता है, उसमें प्रोविजनल कॉन्ट्रैक्ट कहलाते हैं। तो सेकंड हमारा आंसर है। ठीक है, अब ये कंप्रीहेंशन का लास्ट क्वेश्चन है हमारा। द कॉन्ट्रैक्ट मेड विथ पूजा ऑन 20th जून विल बी कॉल्ड, कि पूजा के साथ जो 20 जून को कॉन्ट्रैक्ट हुआ है ये क्या कहलाएगा? अब देखो पूजा के साथ कॉन्ट्रैक्ट कब हुआ था? 20 जून को हुआ था पूजा के साथ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई 25 जून को। ठीक है, तो यहां पर यह माना जाएगा कि ये इनकॉर्पोरेशन से भी पहले का कॉन्ट्रैक्ट है, तो इट विल बी कॉल्ड प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट, वो कॉन्ट्रैक्ट जो इनकॉर्पोरेशन से पहले हो गया। ठीक है, तो यहां पर यह कहलाएगा हमारा प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट। तो ये थे हमारे आज के सभी PYQs लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस के। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई क्वेरी है, आप कुछ हमें सजेशन देना चाहते हैं, तो हमारा कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, आप उसमें सजेशन दे सकते हैं। थैंक्स एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।